इस वीडियो में मिलिए मुल्तान के डॉक्टर रजा आफ्ताब से, जो पीएचडी करने के बाद बड़ी कुर्सी संभालने के बजाय जमीनें संभाल रहे हैं। आज आपको इनके फिश फार्म्स, आमों के बाग, कैटल फार्मिंग, घर और लाइफस्टाइल दिखाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं मुल्तान आया हूँ। आपकी मुलाकात करवाऊंगा डॉक्टर रजा आफ्ताब से, जिन्होंने कम उम्री में पीएचडी की और उसके बाद बड़े बड़े ओहदे संभालने की बजाय अपने बाप दादा की ज़मीनों को संभाल रहे हैं। उनसे लोग भी सवाल करते हैं कि जब जिम्मेदारा करना था तो इतना पढ़ा लिखा क्यों। यही सवाल आज हम उनसे भी करते हैं, कितना पढ़ लिख कर जिम्मेदारा क्यों कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? डॉक्टर साहब, एक तो हमने ये देखा है कि जो पीएचडी डॉक्टर होते हैं ख़ास तौर पे बाल उनके झड़ जाते हैं, ऐनक लग जाती है। आप माशाल्लाह यंग हैं, स्मार्ट हैं, पीएचडी भी कर ली। शौक था, पैशन था, क्या था? उस वक्त तो शौक था जब कर रहा था। उसके बाद फिर साथ साथ पैशन बनता गया और डे एंड पे ये हुआ कि मेरे माँ बाप की दुआएं थी, माशाल्लाह, उसकी वजह से कामयाबी भी हुई। जब जिम्मेदारा ही करना था तो फिर इतना पढ़े क्यों, पीएचडी क्यों की? उस वक्त तो ये नहीं था, बिल्कुल ही माइंड में नहीं था कि इतना जिम्मेदारा टाइम दूंगा जिम्मेदारा को और इतना मैं अपना लुक आफ्टर कर रहूँगा। उस वक्त तो नहीं था इतना, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अपना जिम्मेदारा को टाइम नहीं दूंगा तो मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा होगा और जो जिम्मेदार है वो भी सफ़र करेगा। क्या पढ़ाई उसमें काम आती है? जी जी बिल्कुल, पढ़ाई तो काम आती है। अभी कौन कौन सी फसलें आपने लगाई? वो आजकल हमारे मक्की है और उसके बाद हमने चावल भी लगाया हुआ है और आजकल आम का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, उसकी भी हार्वेस्टिंग भी स्टार्ट। हाँ जी बिल्कुल जी, उसका बस अभी 15-20 दिन में वो भी स्टार्ट होने वाला है और उसकी भी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है। और इसके अलावा अभी हमने एक ऑरेंज का भी लगाया है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। और ख़ास तौर पे फ़िश फार्मिंग भी आपकी काफ़ी स्किल्स भी हैं उसमें, आपने इनिशिएटिव भी कुछ लाया? हाँ जी, फ़िश फार्म भी चल रहा है जी। 2015 से चल रहा है। वैसे मैंने अगर जिम्मेदारा 2011 से कर रहा हूँ खुद। अच्छा। और उस समय मैं एमफिल कर रहा था। एमफिल के साथ मेरे पास रिसर्च जब मैं कर रहा था उस समय मेरे पास टाइम होता था तो मैं उस लुक आफ्टर करता रहता था, तो वहीं से शौक़ भी पैदा हो गया और थोड़ा सा पढ़ाई में उस वक्त ज़्यादा तेज़ होते गए और टाइम ज़्यादा था, क्योंकि उसके बाद ये था कि जब पीएचडी की बारी आई तो पीएचडी में ये होता था कि मेरे पास टाइम होता था और थीसिस के वक्त तो मैं अपना जिम्मेदारा भी साथ साथ देखता रहता था। तो उसके बाद फिर वही आगे रूटीन और उसी को कैरियर बन गया। जी अब तो कैरियर है जी। चलिए, अब इंतजार नहीं करते, जाके आपके सारे फील्ड्स देखते हैं, आपका फिश फार्म और बाकी जितनी भी ज़मीनें हैं उसको देखते हैं। जी जी वेलकम जी। डॉक्टर साहब, ये आपके फार्म्स हैं, तो ख़ास तौर पर ये बताएं कि कितने अरसे से फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं और चूँकि आप खुद भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रह चुके हैं तो हमारे मुल्क के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये बिज़नेस? ये मैं 2015 से कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये कॉस्ट एंड प्रोडक्शन वाला ही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। अच्छा। तो जो हमारे पास ये इस तरह की ज़मीन होती है जो हम उसे कलर वाली ज़मीन बोलते हैं। अच्छा। ज़मींदार अपनी ज़बान में बोलता है कलर वाली ज़मीन। उसके ऊपर कैसे हम उसे ये कहते हैं कि सेम वाली। अच्छा, सेम वाली हर जगह ये फॉर्म नहीं, हर जगह नहीं बन सकते। ये हमारी एक तरह से BC कैटेगरी ज़मीन होती है। उसे फिर हम फिश फार्म में कन्वर्ट करके इसे बेहतर यहाँ से प्रोडक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज़ हम दूसरी करते रहें, वो क्रॉप्स करते रहें तो उसमें ये इसकी ना प्रोडक्शन सही नहीं होती। साइंटिफिक कितना है ये काम? साइंटिफिक ये है कि हर चीज़ हम कैलकुलेट करके यहाँ से इसे स्टार्ट करते हैं। उसकी फीड, उसका वज़न, इसे हम स्टार्ट करते हैं सेकंड मंथ से। अच्छा। थर्ड मंथ से मार्च से स्टार्ट हो जाता है।
इसकी हम इसमें छोड़ते हैं जो मछली के दाने होते हैं वो भी दाने काउंट करके छोड़ते हैं, और उसके बाद जब हम निकालते हैं नवंबर दिसंबर में वो भी काउंट करके, और इसके मीन वाइल जो हम बीच में इनकी नेट टेस्टिंग भी करवाते रहते हैं कि कितना इसका वेट हम गेन कर रहे हैं पर मंथ, कितनी एवरेज बन रही है हमारी, और जो हम फीड है वो हम उसके वेट के हिसाब से चला रहे होते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इनिशियली, और उससे कितना वो प्रॉफिट उठा सकते हैं फिश फार्मिंग में हमारे मुल्क में? ये वाला अब अगर हम इसके ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर काम शुरू कर दें, अगर यही चीज़ें एक्सपोर्ट होने लग जाएं, ये वाली जो हम फार्मिंग कर रहे हैं ना, ये हमारी है ये जो पहले वाली चली थी रिवायती फार्मिंग, उसे ही हम एक तरह से अपने तरीके से साइंटिफिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिम्मेदार खुद ही करता जा रहा है। लेकिन आप ये अगर हम पढ़े लिखे हैं, आप तो कैलकुलेटेड चीज़ों को चल रहे हैं, जो बाकी जिम्मेदार हैं क्या अभी भी वो पुराने वो अभी भी हैं पुराने जिम्मेदार अभी भी कर रहे हैं, फिर वो कहते होंगे नुकसान हो गया जी उसके ऊपर, वो फिर इसीलिए प्रॉपर नहीं हो सक रहा कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही इस चीज़ में। अच्छा, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो उसमें ये होगा कि एक्सपोर्ट के ऊपर होने चाहिए इनके। आप हाँ जी बिल्कुल होने चाहिए। ये फिशरीज का डिपार्टमेंट है जी, वो पहले भी हमें खानेवाल में यहाँ पे है, फिशरी डिपार्टमेंट वो करता तो है, लेकिन वो उस जिस तरह हमें चाहिए उस तरह तो नहीं कर रहा, लेकिन हम खुद ही अपने मदद आपके तहत खुद ही करते रहते हैं। अब कब तैयार हो रही है ये जो अभी यहाँ पर है? ये वाली हमारी हमने ये मार्च में स्टार्ट की थी और ये नवंबर में ये खाने के लिए तैयार हो। जी बिल्कुल। वाह वाह। अच्छा, खास तौर पर क्योंकि ये मुल्तान खानेवाल इस खित्ते में कौन कौन सी नस्लें जो हैं वो पाई जाती हैं जिसकी अच्छी यहाँ पर अफजाइश नस्ल हो रही है? वो तो जो है हम रहू और थैले के ऊपर काम इन दो पे काम कर जो आज से मैं सुन रहा हूँ कि 20 साल पहले भी इसी के ऊपर काम हो रहा था, आज भी इसी के ऊपर हम खड़े हैं। अच्छा, वो इसके ऊपर म्यूटेशन वगैरह भी होती है इसमें होनी तो चाहिए, लेकिन वो हमें गवर्नमेंट को ही करे। अच्छा, इसके ऊपर इसके ऊपर ना रिसर्च हमारी यही है कि इसके ऊपर आपने रोहू और थैला के ऊपर ही रोक दिया, इसे आगे चलने ही नहीं दिया बढ़ाने, क्योंकि ये एज कम्पेयर टू जो दूसरी क्रॉप्स है ना, ये जो इसकी जो प्रोडक्शन के लिए हमें कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है, तो वो हम बस इन्हीं दो स्पीशीज के ऊपर ही काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये चूंकि ब्लॉक्स बने हुए हैं, अलग अलग तालाब बने हुए हैं, ये क्या क्लासिफिकेशन हुई, सेक्शंस बने हुए? नहीं, क्लासिफिकेशंस अगर हम सबको इकट्ठा खोल दें ना तो इकट्ठा इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हर किसी की अलग फीड है, अलग फीड है, और उसकी वो वेट भी अलग चल रहा है, हर चीज़ अलग चल रही है। ये जैसे ये वाला है हमारे पास तालाब, तो इसमें हमने ये नर्सरी बनाई हुई है। अच्छा। अगले साल के लिए हम अपना बच्चा खुद ही बना रहे हैं, फिशरीज से लेके हमने बच्चा यहाँ पे खुद शिफ्ट किया है। अच्छा, गुड। तो हमने ये मई में शिफ्ट किया है, तो अब हम इंशाल्लाह अगले साल मार्च में हमने इसे आगे शिफ्टिंग में ले जाएंगे। अच्छा, और उससे पहले हम इसे हार्वेस्टिंग या इसे हम पहले डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट यही होगा कि ये बच्चा यहाँ से शिफ्ट होगा। जी, और उसके बाद यहाँ से तैयार हो जाएगा। जी, ये इसी स्टेज पे आ जाएगा जैसे अभी हम पहुँचे हैं जिस स्टेज में। ठीक है। आप जिम्मेदारा कर रहे हो, उसमें फ़िश फार्म भी चला रहे हैं, मैंगो ऑर्चर्ड भी हैं, किन्नू भी लगाया हुआ है आपने, जानवर भी पाले हुए हैं आपने, घोड़े, बैल, और इसके अलावा गाय बहरा, और भी जाने कौन कौन से कैसे मैनेज करते हैं? जिम्मेदारों वाला हमारा जो शौक है ना, वो साथ साथ अच्छा उसी तरह ही चल रहा है जैसे जिम्मेदारा चल रहा है हमारा। तो उसमें भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इसे भी साथ लेके चलें। और दूसरा ये है कि अभी आपको मैंने जैसे पहले दिखाई है ये चावल की फसल, अभी वो हमारी 20 दिन की हो चुकी है चावल की फसल। वो हमारा तकरीबन 150 एकड़ वो चावल की फसल लगी हुई है। और इसी के साथ साथ हमने उसके बाद आम के आपने पौधे देखे हैं। आम में हमने जो ना अब लेट वैरायटी के ऊपर काम कर रहे हैं। लेट वैरायटी के ऊपर हमारा ये है कि जो सितंबर अक्टूबर में आपको वैसे भी लेट वैरायटी में जी वो इसी तरह है। 12 नंबर खास तौर पे बड़ा मशहूर है, और 12 नंबर के ही हम ज़्यादा बड़ा होता है, छोटा पौधा। जी वो इसी तरह है, उसका पौधा छोटा होता है, उसका आम ज़्यादा लगता है उसको। और ज़्यादा तो जो मार्केट तो हमारी दूसरे वैरायटियों की भी है, लेकिन जो पुरानी वैरायटियाँ रिटोल है, दुशहरी है, उसके ऊपर हमारा बहुत अच्छी हमारी ग्रिप भी है। और हमारे पास हमारे जो मेरे ज़ाती हमारे जो बाग में हैं उसमें पौधे भी ज़्यादा हैं। अच्छा, चूँकि आम मुल्तान का वैसे भी मशहूर है, जब आपको पता चलता है आपके बारे में लोगों को,
तो डॉक्टर साहब से कहते तो होंगे जी हमारे गिफ्ट कब आ रहे हैं, क्योंकि मुल्तान का वैसे पूरा साल इंतजार रहता है। अच्छा, गिफ्ट का या सेल करने का? नहीं, सेल करने का वो मुझे रहता है और गिफ्ट का लोगों को रहता है। लोगों को रहता है जी, जो दोस्त हैं जिन्हें जितना भी हो सकता है मैं उतना वो करता हूँ। जैसे गर्मियाँ आती होंगी आपके ताल्लुकात तो बढ़ जाते होंगे। ताल्लुकात तो माशाल्लाह हर पूरा राउंड द ईयर सही रहते हैं, ताल्लुकात के नहीं है इसमें। अच्छा। और अभी उसके बाद मैंने आपको एक दूसरी मकई की फसल भी दिखाई है, जो आजकल हमारी कटाई भी चल रही है और आगे हमारी उसकी अभी उसके ना हमने हार्वेस्टिंग के बाद अब उसे हमने दोबारा सेल के लिए भी अब उसे लेके जा रहे हैं मार्केट में। अच्छा। तो ये भी जो हमारे चावल की फसल थी उससे चावल लगने से पहले वहाँ पे गंदम लगाई हुई थी। अच्छा। गंदम के बाद चावल लगाए। ये सीजनल चेंज होती है? जी सीजनल। अच्छा। अब लेकिन जहाँ पे हमने मकई लगाई है, मकई के ऊपर हम दोबारा मकई लेके आ रहे हैं। अच्छा। जो हमारी ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। मैं चाहूँगा कि चूँकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, पीएचडी आपने इकोनॉमिक्स में की है, तो मुल्क की इकोनॉमी में चूँकि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, उसमें जो कमी वाकई हो रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता खुशहाल नहीं रहा ज़मींदार उस तरह, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि इकोनॉमिकली डिमांड और सप्लाई का जो बेसिक फार्मूला होता है इकोनॉमिक्स में वो पूरा हो सके और हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, हमारे मुल्क की ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो हमें पहली बात है कि हमें अपने ना ये रिसर्च बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। जैसे जहाँ पे अब हम बैठे हैं हमारे यहाँ पे गांव में, ये डिस्ट्रिक्ट हमारी कबीरवाला क्या है, तो इसमें पहले हमारी कॉटन की क्रॉप एक टाइम था, बहुत बम्पर क्रॉप होती थी। जब मैं स्कूल में होता था तो बड़ी बम्पर क्रॉप हुआ करती थी। छोटे होते मुझे याद है कि हम वो सब बड़े शौक से आया करते थे। अब रिसर्च नहीं हुई तो पिछले 3 साल पहले तक मैं भी ये कॉटन की क्रॉप लगाता रहा हूँ। उसके बाद एंड यही हुआ है कि ये कॉटन की क्रॉप छोड़नी पड़ी है, क्योंकि वो पुराने सीड ही उन्होंने बार बार देते रहे हैं। हाँ। वो एक उसके ऊपर रिसर्च नहीं हो रही, आगे वो बढ़ा नहीं रहे उसे आगे। जैसे हमारी ये एटमॉस्फेयर ये चल रही हैं, चीज़ें चेंजिंग आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज आ रही हैं, तो उसमें भी उसे भी करना चाहिए, आगे रिसर्च के साथ उसे लेके चलना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। आप हैसियत एक जिम्मेदार और ऐसे जिम्मेदार जो कि पीएचडी इकोनॉमिक्स में, तो मुल्क की इकोनॉमी में कैसा रोल अदा कर सकती है, इसके लिए अगर आपसे कोई मशवरा लिया जाए एक वज़ीर आज़म साहब के लिए या महकमे ज़राअत के लिए, तो वो क्या होगा पॉलिसी? वो तो एक ही है कि इनपुट सस्ती करें, हम आउटपुट सस्ती करके देंगे। इनपुट कैसे सस्ती कर सकते हैं? इसमें नुकसान भी तो ना हो ना इदारे? नहीं, नुकसान हो, लेकिन उसकी या तो इनपुट के हिसाब से हमें, जैसे इनपुट महंगी मिल रही है, आउटपुट भी हमारी वैसे महंगी। फिर हमें दोनों तरफ से कंपनसेट करें। हमें या तो हम इनपुट महंगी लेने पे, जो आज डीएपी का रेट है आज 5700 है, आज से पहले 1 साल पहले चले जाएँ तो 3500 था। और इसी तरह हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी गंदम का था, इस दफ़ा गंदम का रेट जो 1800 इन्होंने अनाउंस किया था, वो 1800 पे ही रहा है, उससे ऊपर नहीं गया। तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट सही तरीके से हो जाए तो हमारी ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रज़ा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थे, सेर हासिल गुफ्तगू हुई और यकीनी तौर पर ये बड़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि एक जो तासुर दिया जाता है कि ज़िम्मेदार जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, इतना सिविलाइज नहीं होता, अमूमी तौर पर तासुर दिया जाता है। पीएचडी कर ली, उसके बावजूद ये जिम्मेदारा कर रहे हैं और अपनी मिट्टी से इतना प्यार है कि यहाँ से मूव नहीं किया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे अल्लाह ने के बाद।